नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो समान अध्ययन की इकाई 3 से संबंधित है और जिसमें हम लोग आज बात करेंगे समान विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस भारी पेलोड क्षमता वाले रॉकेट का उपयोग किया गया था? ए करेक्ट PSLV C-57, बी करेक्ट LV-M3 M4, सी करेक्ट GSLV F-12 और डी करेक्ट SSLV T-2। तो किसका प्रयोग किया गया था ये आपको बताना है। तो प्रयोग किया गया था LV-M3 M4 का, अर्थात विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा। देखिए चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जिसे पहले GSLV M के थर्ड के नाम से जाना जाता था। इस रॉकेट की सफलता ने भारत की जटिल और भारी उपग्रहों को सटीक चंद्र कक्षा में स्थापित करने की क्रायोजेनिक क्षमता को वैश्विक स्तर पर सिद्ध किया है। दूसरे सवाल पर आते हैं। खैर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जहां चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की, उस स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तिरंगा बिंदु, शिव शक्ति बिंदु, जवाहर स्थल या शक्तिपीठ बिंदु। तो किस नाम से जाना जाता है? तो उसे शिव शक्ति बिंदु नाम से जाना जाता है, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति बिंदु किया गया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बना। यह दुर्गम और अज्ञात क्षेत्रों में भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक है। सवाल नंबर तीसरे पर आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में रासायनिक विश्लेषण हेतु किन दो प्रमुख वैज्ञानिक पेलोड का उपयोग किया गया था, ये आपको बताना है। पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेप और BELC, बी कह रहा है कि लिप्स और एपीएक्सिस, और सी कह रहा है कि पापा और शूट, और डी कह रहा है कि एस्पेक्स और UVIT। तो किसका उपयोग किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। लिप्स और एपीएक्सिस का उपयोग जो है वो किया गया था। प्रज्ञान जो रोवर है वो 6 पहियों वाला होता है। 6 पहियों वाला में जो है लिप्स और एपेक्स पेलोड लगे थे, जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर सल्फर और अन्य खनिजों की जो है वो पुष्टि की है। इस पेलोड ने पहली बार इन सीटू विश्लेषण के माध्यम से चंद्रमा की मृदा संरचना पर वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को नवीन डेटा जो है वो प्रदान किया है। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। करके सूर्य का निरंतर अवलोकन करने वाले भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था? ए कह रहे कि LV-M3 M4, बी कह रहा है कि PSLV C-57, सी कह रहे कि PSLV C-58 और डी कह रहे कि GSLV M के थर्ड। तो किसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था? किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था PSLV C-57 के द्वारा, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। यह मिशन भारत को उन चुनिंदा अंतरिक्ष शक्तियों में शामिल करता है जिसके पास अपनी अंतरिक्ष वेधशाला है। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। कह रहे कि आदित्य L1 उपग्रह को पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर किस विशेष बिंदु की हेलो कक्षा में स्थापित किया गया है? ए कह रहा है कि लैग्रेंज बिंदु 2 L2, या बी कह रहे कि लैग्रेंज बिंदु 1, सी कह रहे हैं कि भू तुल्यकालिक कक्षा, और डी कह रहे हैं कि निम्न पृथ्वी कक्षा। तो किसमें स्थापित किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, लैग्रेंज बिंदु L1, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 6 जनवरी 2024 को यह L1 बिंदु पर पहुंचा, जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का संतुलन होता है। इस बिंदु के बिना किसी ग्रहण की बाधा के सूर्य की जो है कोरोनल हीटिंग का निरंतर अध्ययन जो है वो संभव है। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। कर इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारतीय हाफ यू नाइट्स महिला रोबोट का नाम क्या है? गगनमित्र, व्योम मित्र, शक्ति या व्योम संगिनी।
तो क्या नाम है आपको बताना है उस महिला रोबोट का। तो उसका नाम व्योम मित्र है। बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। व्योम मित्र एक महिला हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे मानव मिशन के पूर्व परीक्षण उड़ानों में जो है वो भेजा जाएगा। यह अंतरिक्ष में मानव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसरो द्वारा विकसित एक स्वदेशी एआई आधारित समाधान है। बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। कह रहे गगनयान मिशन हेतु भारतीय वायुसेना के कितने पायलटों का चयन अंतरिक्ष यात्री के रूप में किया गया है? 2, 3, 4 या 5? तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। 4 का किया गया है, जिसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया है। यह भारत के पहले स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन मील का पत्थर है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। कह रहे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका श्रेय किसे जाता है? 1962 डॉक्टर होमी भाभा, 1969 डॉक्टर विक्रम साराभाई, 1972 प्रोफेसर सतीश धवन और 1958 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपको बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई और इसका श्रेय किसको जाता है? जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। विकल्प बी सही हो जाएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हुई थी। इसने भारत को एक विकासशील राष्ट्र की वैश्विक स्पेस सुपर पावर में बदलने की प्रक्रिया शुरू की। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। करें इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है और इसका मुख्य कार्य क्या है? श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रक्षेपण, तिरुवनंतपुरम रॉकेट और प्रक्षेपण यान विकास, बेंगलुरु उपग्रह डिजाइन या अहमदाबाद अंतरिक्ष उपयोग। तो आपको बताना है कि इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है और इसका मुख्य कार्य क्या है। देखिए यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है, अर्थात विकल्प बी उत्तर जो है वो सही होगा। रॉकेट और प्रक्षेपण यान का विकास इसका जो है वो कार्य है। भारत की प्रक्षेपण क्षमता को स्वदेशी बनाने में इस केंद्र की भूमिका सर्वोपरि है। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। करें भारत के पहले स्वदेशी निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट को किस वर्ष और किस देश की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था? 1975 सोवियत संघ, 1980 भारत, 1979 सोवियत संघ और 1981 फ्रांस। तो किसकी सहायता से जो है वो प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 में सोवियत संघ की सहायता से। ए विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 1975 में मैकानूर अंतरिक्ष केंद्र सोवियत संघ से भेजा गया था। इसने भारत की उपग्रह निर्माण क्षमता की नींव रखी जो आगे चलकर इनसैट और आईआरएस प्रणालियों में विकसित हुई। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का प्रमुख उत्तरदायित्व क्या है? ए करें कि रिमोट सेंसिंग डेटा विश्लेषण, प्रक्षेपण यान का परीक्षण और उपग्रहों का प्रक्षेपण, सी करें कि लिक्विड प्रोपल्शन इंजन निर्माण और डी करें कि अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण। तो आपको बताना है कि श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का प्रमुख उत्तरदायित्व क्या है। तो इसका उत्तरदायित्व है प्रक्षेपण यान का परीक्षण और उपग्रहों का प्रक्षेपण, अर्थात बी विकल्प उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। यह भारत का प्रमुख स्पोर्ट है जहां से सभी महत्वपूर्ण मिशन जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 में करें कि ब्रह्मंडलीय एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित मिशन कौन सा है? निशार, एक्सपोसैट, एस्ट्रोसैट या जीसैट 24। तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, एक्सपोसैट, अर्थात बी विकल्प इसका सही होगा। 1 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था। नासा के बाद दुनिया का दूसरा ये ऐसा स्पेस मिशन है। यह ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के अध्ययन में भारत की बढ़ती वैज्ञानिक गहराई को वैश्विक मंच पर प्रमाणित करता है। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 में करें कि नासा और इसरो के संयुक्त मिशन निसार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सूर्य के कोरोना का मानचित्रण, बी करें कि वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र और सतह के परिवर्तनों का डुअल फ्रीक्वेंसी रडार द्वारा अध्ययन, सी मंगल ग्रह पर जीवन की खोज और डी गहरे अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल का पता लगाना। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र और सतह के परिवर्तन का डुअल फ्रीक्वेंसी रडार द्वारा अध्ययन। बी विकल्प उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 में कह रहे हैं कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी के कार्यों में क्या मुख्य अंतर है? ए कह रहे हैं कि एसएससी रॉकेट बनाता है जबकि एनआरएसए उपग्रह, बी कह रहे हैं कि एसएससी अहमदाबाद में है और संचार मौसम पेलोड बनाता है, एनआरएसए हैदराबाद में है जो डेटा
प्राप्त संसाधित करता है। सी कह रहे कि दोनों एक ही शहर में स्थित है और डी कह रहे कि एनआरएस से सूर्य का अध्ययन करता है, जबकि एसएससी जो है वो चंद्रमा का। तो सही उत्तर जो है इसका क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एसएससी अहमदाबाद में है और संचार मौसम पिलोट बनाता है, जबकि आरएससी हैदराबाद में और डेटा प्राप्त संसाधित जो है वो करता है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 में करें कि भारत सरकार के किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? आपको बताना है सवाल नंबर 15 का उत्तर कि भारत सरकार ने किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो है दिवस मनाने की घोषणा की है? इसरो की स्थापना, चंद्रयान 3 के सफल सॉफ्ट लैंडिंग, आदित्य एल 1 का प्रक्षेपण और मंगलयान की सफलता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग। बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। चंद्रयान 3 के शिव बिंदु शक्ति बिंदु पर जो है लैंडिंग की स्मृति में यह घोषणा जो है वो की गई। यह दिवस भावी पीढ़ियों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति रुचि जागृत करने का एक राष्ट्रीय प्रतीक है। अंतरिक्ष अन्वेषण की सफलताओं के पश्चात भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की प्रगति को समझना आवश्यक है। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 में करें कि भारत की एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित पटना मिसाइलों के समूह में कौन सी मिसाइल शामिल नहीं है? ए पृथ्वी, बी अग्नि, सी पिनाका और डी नाग। तो कौन शामिल नहीं है आपको ये जो है क्या करना है वो बताना है। तो पिनाका शामिल नहीं है। सी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। देखिए इसके तहत जो है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश विकसित की गई है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। कह रहा है कि मिशन दिव्य शास्त्र, ये मिशन दिव्य शास्त्र नहीं है, ये मिशन दिव्य शास्त्र है ना। मिशन दिव्य शास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल के किस उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? ए कह रहा है कि स्टील्थ तकनीकी युक्त का, बी कह रहा है कि एमआईआरवी तकनीकी युक्त, या सी कह रहा है कि एंटी सैटेलाइट तकनीकी युक्त और डी कह रहा है कि हाइब्रिड इंजन युक्त। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसके जो है के तहत जो है मिशन दिव्य शास्त्र के तहत जो है अग्नि 5 मिसाइल के किस उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया? तो किया गया है एमआईआरवी तकनीक युक्त, जिसकी मार्ग क्षमता 5000 प्लस किलोमीटर है, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। यह तकनीकी भारत को एक साथ कई परमाणु आयुधों को अलग अलग लक्ष्यों पर दागने की में जो है सक्षम बनाती है, जो भारत को परमाणु निवारक क्षमता को सुदृढ़ करती है। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 में कह रहे हैं कि भारत की प्रलय मिसाइल की मुख्य विशेषता क्या है जो इसे दुश्मन के लिए घातक बनाती है? ए कह रहे कि एक क्रूज मिसाइल है, बी एक जो है क्वासी बैलिस्टिक सतह से सतह मिसाइल है, सी है केवल पानी के अंदर से दागी जा सकती है, और डी कह रहे कि दुनिया की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको क्या करना है बताना है। तो यह एक जो है क्वासी बैलिस्टिक जो है वो सतह से सतह मिसाइल है, अर्थात बी विकल्प क्या हो जाएगा? वो इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। प्रलय कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो हवा में अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। इसका रडार ट्रैकिंग कठिन कठिन होता है, जिससे यह दुश्मन की इंटरसेप्टर प्रणाली को चकमा देने में सक्षम है। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। करिए भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है जिसे आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है? आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस अरिहंत। तो सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। तो उसका सही उत्तर आईएनएस विक्रांत हो जाएगा। सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड में स्वदेशी रूप में जो है वो निर्मित किया गया है। इसका निर्माण भारत को उन 5-6 विशिष्ट देशों में शामिल करता है जो 40,000 टन से अधिक श्रेणी के विमान वाहक पोत डिजाइन और निर्मित कर सकते हैं। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में क्या करें? प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पिन क्लास की छठी और अंतिम स्वदेशी पनडुब्बी का नाम क्या है? ये आपको बताना है। कह रहा है कि आईएनएस बेला, आईएनएस वागीर, आईएनएस वागसीर और आईएनएस करंज। तो क्या नाम है? आपको जो है इसका उत्तर जो है क्या करना है वो बताना है सवाल नंबर 20 का। तो इसका नाम आईएनएस वागसीर है, अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है क्या होगा इसका सही हो जाएगा। आईएनएस वागसीर जो है कलवरी, खांदेरी, करंज, बेला, वागीर के साथ वागसीर इस श्रृंखला की अंतिम डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की जो है वो नौसैनिक श्रेष्ठता और निगरानी क्षमता को मजबूती प्रदान करता है।
सवाल नंबर 21 पर आते हैं। करेक्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिसको हम डीआरडीओ कहते हैं? 1954 मुंबई, 1958 नई दिल्ली, 1964 बेंगलुरु, 1970 हैदराबाद। तो डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 58 नई दिल्ली, 1958 नई दिल्ली हो जाएगा। विकल्प बी सही जो है इसका उत्तर होगा। रक्षा प्रणालियों के अनुसंधान और स्वदेशी विकास के लिए भारत की अग्रणी संस्था है। डीआरडीओ ही भारत की सामरिक स्वायत्तता का मुख्य केंद्र है, जो हल्के लड़ाकू विमान से लेकर मिसाइलों तक विकसित करता है। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 में करें कि स्वदेशी रूप से विकसित तपश रक्षा क्षेत्र के किस उपकरण से संबंधित है? मुख्य युद्धक टैंक है, बी करें कि एंटी टैंक मिसाइल, सी करें कि मध्यम ऊंचाई वाला मानवरहित हवाई वाहन, और डी करें कि स्टील्थ युद्धपोत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा मध्यम ऊंचाई वाला मानवरहित हवाई वाहन, अर्थात विकल्प सी उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। करेक्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का मुख्यालय कहाँ है और उसकी प्रमुख सफलता क्या है? हैदराबाद मिसाइल निर्माण, बेंगलुरु तेजस जैसे लड़ाकू विमानों का निर्माण, पुणे रडार निर्माण, और लखनऊ संचार उपकरण। तो आपको बताना है कि HAL का मुख्यालय कहाँ है और उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो मुख्यालय बेंगलुरु है और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों का निर्माण, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। भारत का प्रमुख एयर स्पेस सार्वजनिक उपक्रम है जो विमानों के स्वदेशीकरण के लिए जिम्मेदार है। एएचएल की क्षमता भारत के विमानन क्षेत्र में वैश्विक निर्यात बनाने की ओर अग्रसर है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 में क्या कह रहे? कह रहे भारत के 3 चरणीय परमाणु केंद्र की रूपरेखा किसने तैयार की थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई और राजा रमन्ना। तो किसने जो है वो भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी? तो तैयार किया था डॉक्टर होमी जे भाभा ने, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। यह कार्यक्रम भारत के प्रचुर थोरियम जो भंडार उपयोग कर ऊर्जा आत्मनिर्भर प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। यह रणनीति भारत को भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला एकमात्र दीर्घकालीन मॉडल है। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 में कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, उसका मुख्य कार्य क्या है? कलपक्कम, सौर ऊर्जा, ट्रॉम्बे, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग और अनुसंधान, रावत भाटा, भारी जल उत्पाद, और नरोरा बिजली वितरण। तो सही उत्तर जो है इसका क्या हो जाएगा 25 का? तो उत्तर हो जाएगा ट्रॉम्बे मुंबई, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग और अनुसंधान, बी विकल्प उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। करें भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा कब और कहां स्थापित किया गया? 1956 कलपक्कम, 1960 ट्रॉम्बे मुंबई, 1985 कलपक्कम और 1972 तारापुर। तो कहाँ स्थापित किया गया था, कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो 1960 ट्रॉम्बे मुंबई, बी विकल्प इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अप्सरा एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर था जो 1960 में ट्रांबे में जो है वह स्थापित हुआ। इसने भारत को परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में प्रायोगिक डेटा प्राप्त करने में सक्षम बनाया। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। करे कलपक्कम स्थित जो है वो PFBR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हालिया मील का पत्थर क्या है? पूर्णबंध होना, कोर लोडिंग की शुरुआत, सौर ऊर्जा में परिवर्तन, या विदेशी ईंधन का उपयोग। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो कोर लोडिंग की शुरुआत, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 में कह रहे कि रक्षा बलों के लिए संचार प्रणाली और रडार विकसित करने वाली संस्था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या दिल्ली? तो आपको बताना है कि बेल का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बी विकल्प इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। BL अर्थात बेल रक्षा संचार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और रडार प्रणालियों का प्रमुख निर्माता है। रक्षा क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक्स ढांचे को साइबर सुरक्षित और सुरक्षित बनाने में बेल की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। कह रहे कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था जो भारत की परमाणु नीति का सर्वोच्च जो है वो निकाय है? 1948, 1954, 1969 या 1972? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर 1948, ए विकल्प इसका उत्तर क्या होगा? वो सही होगा। अगस्त 1948 में AAC का गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर होमी जे भाभा थे। इसने परमाणु भारत के परमाणु कार्यक्रम को दीर्घकालीन रणनीति और प्रशासनिक दिशा जो है वो प्रदान की थी। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 में कह रहे हैं कि हाल ही में चर्चा में रही मिशन दिव्य शास्त्र दिव्यास्त्र जो है ना, मिशन दिव्यास्त्र है। मिशन दिव्यास्त्र की सफलता भारत को किस श्रेणी के देशों में खड़ा करती है? केवल पारंपरिक उद्योगों देशों में, बहुलक्ष्य भेदी परमाणु क्षमता वाले चुनिंदा देशों की, केवल अंतरिक्ष मलबे को साफ करने वाले देशों की, और उन देशों की जिसके पास विमान बहुत पोत नहीं है? तो आपको बताना है कि हाल ही में जो चर्चा रही मिशन दिव्यास्त्र
क्या है नाम? मिशन दिव्यास्त्र। यही सफलता भारत को किस श्रेणी में जो के देशों में खड़ा करती है? तो ये खड़ा करती है बहुलक्ष्य भेदी परमाणु क्षमता वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।